नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भ्रष्टाचार की, काली कमाई की, नोटों के बंडलों की। और इतने नोट जो आप में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ एक जगह नहीं देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूं धीरज साहू हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, झारखंड से। उनके यहां 6 दिसंबर से पिछले 3 दिनों से आज चौथा दिन है, छापेमारी चल रही है और नोटों का अंबार, नोटों का पहाड़ सामने आया है। 300 करोड़ रुपए अभी तक गिने जा चुके हैं। 2 दिन और ये गिनती चलने वाली है। यह आंकड़ा कहां तक जाएगा, अब सहज अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। झारखंड में छापेमारी हो रही है, उड़ीसा में छापेमारी हो रही है और पश्चिम बंगाल में भी। और ये ऐसे वक्त पर हुई है और ऐसे वक्त पर नोटों का ये पहाड़ देखने को मिला है जब 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना था। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। कांग्रेस की क्या ये हालत हो गई है और इसी के चलते अब बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। और हल्ला बोल करने में प्रधानमंत्री मोदी ने अगुवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं देशवासियों नोटों के ढेर को देखें और इनके ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी है, ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। अब आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी पेश करता हूं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं किसी ने इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। अनुराग ठाकुर भी सामने आए हैं, स्मृति ईरानी भी सामने आई हैं कि कांग्रेस ने आखिर कहां कहां काली कमाई छिपा कर रखी है। राहुल और सोनिया बार बार नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अब यह सच्चाई सामने आ गई है। मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। यह बात स्मृति ईरानी कह रही है। अब यह सिक्के का एक पहलू है, पर यह बहुत ही अहम और जरूरी पहलू है। एक बात साफ होती दिखाई दे रही है, 5 महीने बाद जो लोकसभा के अब चुनाव होंगे उसमें भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो ताल ठोक रहे हैं उसे बड़ा मुद्दा बनाने से कतई पीछे नहीं रहने वाली है कांग्रेस पार्टी। है बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर वो लगातार होने वाली है। अब कुल मिलाकर 40 छोटी बड़ी मशीनें गिनती के काम में लगी हुई हैं। राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए। उड़ीसा में बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़, टीटलागढ़, बौद्ध, राउरकेला, भुवनेश्वर, झारखंड में बोकारो, रांची, लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये कार्रवाई चल रही है। अब भ्रष्टाचारियों को तो जेल में जाना चाहिए। हालांकि झारखंड के मंत्री भी सामने आए, उन्होंने कहा वो तो कारोबारी है, कारोबारी के घर में पैसे नहीं मिलेंगे तो किसके घर में पैसे मिलेंगे। लेकिन अपनी चल अचल संपत्ति का जब ब्यौरा दिया था, तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, तो उन्होंने 34 करोड़ कुछ लाख की अपनी संपत्ति बताई थी। अब ये इतना पैसा कहां से आ गया। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है शराब का कारोबार करते हैं, बड़े शराब के कारोबारी हैं और उसमें रोकड़े में, खालिस नगद में काम होता है। पर ये आरोप बहुत गंभीर है। पर इन आरोपों की एक दूसरी कहानी भी है क्या। विपक्ष अब तक लगातार ये बात कह रहा था कि ईडी, आईटी, सीबीआई, बीजेपी के 3 जमाई ये तो हमारे पीछे छोड़ रखा है। और आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें सच्चाई भी दिखती है। 121 लोगों पर जो ईडी ने कार्रवाई की है उनमें से 115, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं, वो विपक्षी दल के हैं। और सीबीआई ने 124 राजनेताओं पर जो कार्रवाई की है पिछले 9-10 सालों में, उनमें से 118
विपक्षी दल के हैं, तो ये आंकड़ा आ जाता है लगभग 95-96%। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आती थी, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, क्या ये भी खेल चल रहा है? और इसके साथ साथ समानांतर एक और खेल, और वो भी एडवर्टाइजिंग लाइन ही, टैगलाइन ही इस्तेमाल कर रहा हूं कि दाद अच्छे हैं। विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, क्या वो गंगा नहा लेता है या वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? ये फिर से विपक्ष के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, और इसकी ताजा मिसाल एनसीपी है, अजित पवार गुट। दो फाड़ होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, एनसीपी ने किया है, नेचुरली करप्ट पार्टी है। लेकिन उसी अजित पवार को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बल्कि वित्त मंत्री, महाराष्ट्र का खजाना उनके हाथ सौंप दिया गया। हसन मुशर्रफ पर, छगन भुजबल पर, सुनील तटकरे पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और जांच चल रही थी। जानकारी ये मिल रही है शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद ही 7 मामलों में जहां सिंचाई घोटाले को लेकर जांच चल रही थी, वो यकायक थाम दी गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है, नवाब मलिक भी अजित पवार गुट के साथ बैठे दिखाई दिए, विधानसभा में जमानत पर हैं, जेल से बाहर हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ताकीद की कि आप हमसे दूरी बनाए रखिए, पर वो अजित पवार गुट के साथ आकर बैठे थे। और ये सिलसिला भी अपने आप में पुराना है, और ये नाम मैं कई बार आपके सामने पेश कर चुका हूं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, शुवेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय हो, बीएस येदियुरप्पा हो। ये फेहरिस्त लंबी है कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी वो यकायक रुक जाती है। नारायण राणे का नाम भी हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। इनमें से जो जो लोग बीजेपी में आया, कार्रवाई थम गई। जो बीजेपी में था, कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं। लेकिन दरअसल क्या अब लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है? यहां पर यह याद दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2014 में जब सत्ता से बेदखल हुई थी 10 साल तक राज करने के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए, तो वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में उलझी हुई थी और इसका भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया था। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारे भी बुलंद किए गए थे, 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, न जाने कितने घोटाले सामने आए थे। लेकिन उसमें आगे कार्रवाई क्या हुई? ज्यादातर लोग जो जेल गए वो छूट भी गए। कोई नया मामला क्या दर्ज किया गया? ये अपने आप में अहम सवाल है। और जो काले धन की बात की गई थी कि पाई पाई काला धन जो बाहर हो, देश में हो, सब बाहर निकाल लिया जाएगा, और उसी के तहत 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी भी की गई थी। और कुल मिलाकर जो नोटबंदी हुई थी उसका इंपैक्ट, असर 15,41,000 करोड़ की हमारी करेंसी पर, नोटों पर पड़ा, 500 और 1000 रुपए वाले जो थे। लेकिन उसमें से 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए थे, यानी कि 99% नोट वापस आ गए। तो काला धन क्या 5, 7, 10 हजार करोड़ का ही था? यह अपने आप में सवाल है। पर सरकार कहती है बाहर से हम लाख करोड़ से ज्यादा ले आए हैं, संपत्ति जब्त कर रहे हैं। तो अब इसका भ्रष्टाचार, तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, कार्रवाई कौन कर रहा है? ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, एक तरफा है, या दरअसल भ्रष्टाचारी को जेल में जाना ही होगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भी राजनीति का एक बड़ा पहिया घूमने वाला है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और उसका आप अंदाजा लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार पर आई 24 की लड़ाई, और जेल जाएगा हर भ्रष्टाचारी या एक तरफा छापेमारी? और चर्चा में, और अभी मैंने किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को आज न्योता नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप होंगे, कांग्रेस उन पर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल करेगी। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार आज इस पैनल में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रभु चावला किसी परिचय के मोहताज नहीं, असीम तजुर्बा है, वो हमारे साथ
जुड़ेंगे। साथ ही साथ दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं और दो पत्रकार जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शरद प्रधान, बहुतेरे घोटाले इन्होंने उजागर किए हैं, खास सहारा को लेकर, चिट फंड को लेकर जो घपलेबाजी हो रही थी उसको मुख्य धारा में सबके सामने पेश करने में अहम भूमिका निभाई। और अभिज्ञान प्रकाश बहुमुखी प्रतिभा के धनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमाल के रिपोर्टर रहे हैं, लेखक हैं और तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। पर भ्रष्टाचार का तबला बज रहा है इस वक्त अभिज्ञान। तो ये तबले के सुर किसे सुरीले लग रहे हैं और किसके लिए बेसुरे साबित हो रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेसुरे साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमेशा की तरह अगर आप इसको राजनीतिक दायरे से देखें, हालांकि ये कानून के दायरे की कार्रवाई है, इसलिए मैं इसको सेग्रीगेट कर दूं, इसको अलग कर दूं कि अगर आप इसको राजनीतिक दायरे से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है जबरदस्त, और करप्शन को सेंटर स्टेज में लाते हुए उसका जो मोमेंटम बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उसने कायम रखा है ताकि विपक्ष की तरफ से कोई भी आवाज बीजेपी के ऊपर अगर उठने की कोई आशंका आने वाले वक्त में थी कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के ऊपर कोई सवाल उठे, उसको उन्होंने ना सिर्फ प्रिएम्प्ट किया है बल्कि से कहते हैं कि पहला मूव कोई होने से पहले ही उसको इतने बड़े घोटाले से उजागर किया। और यहीं पर टेलीविजन और तस्वीरें और डिजिटल जो भी आप तो मतलब दरअसल मैटर करता है, सुर जो है ये बेसुरे साबित हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। मतलब सुर बेसुरे तो हो गए कांग्रेस के लिए। अब और दिक्कतें आ गई, उनका एक नेता इतने बड़े गंभीर आरोपों में फंस गया। हाँ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग है। हाँ सॉरी, मेरे लिए स्लिप ऑफ टंग है, ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। इसलिए मैंने फॉलोअप में कहा कि बीजेपी ने उस मोमेंटम को मेंटेन किया। तो बट वो मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो कार्यवाही होती है वो स्वाभाविक है कि वो कानून के दायरे से होती है। तो उसको जीत के बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को कतई भी ठंडा होने का बीजेपी के लिए चांस बिल्कुल ही नहीं था, इन द सेंस कि उसने उसको बनाए रखा और जितना हो सकता है संभव उस पर वो कैपिटलाइज करेगी। तो यहां पर जो अभी तक विपक्ष ये कहता था कि अरे ये तो हम पर ही कार्रवाई करते हैं, वो लोग जो इनके साथ हाथ मिला ले वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो तो वॉशिंग मशीन में से निकाल दिए जाते हैं। अब ये 300 करोड़ देखिए, जो विजुअल्स हैं, और आजकल जो ये जमाना है ये वायरल इतना जल्दी होते हैं, और अमित शाह जो कह रहे हैं कि इतने नोट किसी ने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत अब सामने पेश आ गई है। विपक्ष जब कहता है कि नहीं, बदले की कार्रवाई के तहत ईडी या आईटी और सीबीआई इन 3 जमाई को हमारे पीछे छोड़ रखा है। अभिज्ञान, सवाल आपसे था। अच्छा, मुझसे था जी। देखिए, ये बेसिकली काउंटर चार्ज भी है ना, क्योंकि कोई भी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो अगर आप ऑफिशियल दलील को सुनिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिशियल दलील जब आती है तो कहा जाता है कि साहब हमारे पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, हम उन भ्रष्टाचार के मामलों को अपनी एजेंसीज द्वारा परसू करा रहे हैं और उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। अब जब ऐसे स्थिति में, ये मैं सिर्फ औपचारिक बयान की बात कर रहा हूं, मैं पर्दे के पीछे की कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, वो विपक्ष का आरोप है। अब ऐसी स्थिति में जब वाकई पैसा पकड़ा जाता है कांग्रेस के नेता के घर पे, तो जनता के मन में तो ये बात साबित होगी ना कि भाई वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सारी कार्रवाई नीतिगत तरीके से कानून के दायरे में कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी है वो बख्शा नहीं जाएगा। उसी समय इस तरह की खबर आती है और ये स्पष्ट होता है कि साहब एक के घर में इतने करोड़ रुपए के भी और गिने जाने बाकी है। तो जनता का जो माइंडसेट होता है, अगर कांग्रेस के आप 2013 और 12 को याद करिए, आपने भी अपनी इंट्रो लाइंस में उसका जिक्र किया था,
तो क्या होता है कि वो परसेप्शन बनता चला जाता है, 2G और ये जी और CWG और ऐसा, मतलब लोगों को लगा था कि कांग्रेस की सरकार ने आखिरी दिनों में पता नहीं देश में क्या क्या बेच डाला। तो राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा धारणा होता है, और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वो धारणा को बीजेपी पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले कहा, अपने हक में कार्रवाई होने के बाद, दिखने के बाद कैपिटलाइज करेगी, उसका लाभ लेगी राजनीतिक तौर पर। शरद प्रधान सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, 3 राज्यों में हार और उसके बाद ये छापेमारी, और अभी ये 2 दिन और चलेगी। तो मतलब लोगों का ध्यान ये आकर्षित करेगी ये खबर अपनी तरफ। देखिए बिल्कुल पहली चीज ये है कि बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह को ये बात बखूबी वो समझते हैं कि मीडिया उनकी जेब में है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया माना जाता है, जिस तरह जिसे आजकल गोदी मीडिया भी कहा जाता है। तो उन्हें मालूम है कि जो भी वो चाहेंगे नैरेटिव सेट करना, वो सेट हो जाएगा, और बड़ा आसान है कि आपके पास सारी एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके पास हैं। तो आप जिसके यहाँ भी रेड डालेंगे, और इस देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो जिनके पास अपार दौलत नहीं। तो जिसको टारगेट करके, और क्योंकि आपके पास ये आपका अधिकार है कि किसके यहाँ रेड डालनी है, तो पहले आपने तय कर लिया कि आज कांग्रेस वाले को ठीक करना है, तो कांग्रेस पे डाल दिया। ऑपोजिशन ही क्या होता है, बीजेपी वाले तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार दुनिया में कोई हरीशचंद्र के बाद वही पैदा हुए हैं। तो क्योंकि आज तक आपने सुना नहीं होगा किसी बीजेपी वाले के रेड हुए, और ये मान के चलना कि वहां सब ईमानदार बैठे हुए हैं, दूध के दूल्हे बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ नादानी है। नहीं लेकिन नहीं, लोगों इसमें एक मिनट शरद, इसमें 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अभी तक विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव चलता था कि जैसे संजय सिंह भी ये कह रहे हैं भाई 1 रुपए की ट्रेल तो दिखा दो, पैसा लिया ही नहीं गया, या मनीष सिसोदिया ये बात कहते थे। एक वो जो कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां तो सामने सबूत भी है। तो अभी तक जो विपक्ष की भी दलील थी उससे अलग हो गया। नहीं, बट पॉइंट ये है कि जहां आप चाहते हैं निकालना, आपको पता है सब जगह किसके किसके वहां क्या है, लेकिन क्या अभी आपने आपने देखा है कभी मायावती उनकी भाषा बोलने लगी तो सब शांत हो गया, लेकिन तलवार लटकी रहती है कि डराने के लिए कि देखो अगर तुमने बोला तो ये हो जाएगा। तो ये वही तो हो रहा है कि जहां पे इनको ये दर्शाना है और लोगों को इंप्रेस करना है कि देखिए सारे चोर भरे हुए विपक्ष में, हम लोग तो बड़े साफ सुथरे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ भी निकलता। जब आपके यहाँ रेडी नहीं होगी, आपके यहाँ जांच नहीं होगी, आपके यहाँ पता है हमारे यहाँ इतनी दौलत है, जो अमित शाह कह रहे हैं कि इतने सारे नोट हमने कभी जिंदगी में देखे नहीं, तो वो तो अपने बेटे की कंपनी में देखे, जिस तरह से उसमें इजाफा हुआ है दौलत का, तो वो देखने की बात है ना। अब आपने चश्मा लगा रखा है, तो उस चश्मे में आपको सिर्फ विपक्ष वाले दिखते हैं चोर, जो अपने यहाँ के चोर हैं वो नहीं, वो तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि आपने इस तरीके का चश्मा वो लगा रखा दिखते है। नहीं, ये भी, हाँ, ये दूसरा पक्ष भी है। लेकिन राकेश भाई, क्या दरअसल अभी ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसमें एडवांटेज बीजेपी हो गई? नहीं भाई, मैं इसमें ये कहूंगा कि यदि भ्रष्टाचार को लेके छापे पड़ रहे हैं तो वो धनराशि कहाँ जा रही है? नरेंद्र मोदी जी के घर तो जा नहीं रही, वो तो राजस्व में जा रही, राजकीय कोष में जा रही। और यदि आप 84 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पे बांट रहे तो कहाँ से आएगा पैसा? मुझे लगता है ये सारी धनराशि कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं खर्च होगी। जहां तक बात भाजपा और कांग्रेस की है, तो 2004 से और आपके 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी छापा डाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। और ये जीवन भर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये जो 2014 से 24, हम कहते हैं 29 तक सरकार रहेगी, तो इस 15 साल में वो जो कमाई करेंगे तो अगली बारी तो कांग्रेस की आनी है, तो कांग्रेस भी निकाल के सरकार में जमा कर देगी। तो अच्छा, तो ये परंपरा है कि ईडी की छापे इसी तरह पड़ते रहे, और जो अनैतिक तौर से कमाई कर रहे हैं तो एक दूसरे सरकारें आए और एक दूसरी पार्टी के हाथ से निकाल के। नहीं, इसमें सवाल ये है राकेश शुक्ला, इसमें सवाल ये है, हर भ्रष्टाचारी को मेरा साफ मानना है जेल में जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की तैयारी है, या ये एक तरफा छापेमारी की कहानी भी बयां हो रही है? अभी आपने जो शुरू में सारे नेताओं के नाम लिए,
अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, तो आपके एनडीए शासनकाल में 6,000 केस हुए, उसमें 3% का आंकड़ा आ रहा है राजनेताओं का। राजनेताओं में विधायक और सांसद, सर्वाधिक सांसद और विधायकों के यहाँ ईडी का छापा इस कार्यकाल में हुआ, यानी 2014 के शासनकाल से लेके अभी 2023 तक। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि बाकी लोगों की कार्रवाई, तो बाकी कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि बंद हो गई है। यदि किसी का केस बन गया है और कोर्ट तक पहुंच गया है, उस कार्रवाई को थोड़ा रफ्तार कम और ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन केस बंद नहीं किया जा सकता। तो इसलिए चाहे नहीं, अजीत बंद ही पवार हो गए जी हों, हैं राकेश भाई। चाहे छगन भुजबल जी हेमंता हों, मुझे हेमंता नहीं लगता बिस्वा कि इसी शर्मा ना, मामले को किसी तरह से बरी हो पाएंगे। नहीं नहीं, नारदा शारदा जो स्कैम था, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी, सबके नाम आए, क्या हुआ? व्यापम घोटाले में क्या निकला? घूम फिर के बीएस येदियुरप्पा पर आरोप लगे, क्या हुआ? और ये तो हमारे पास जानकारी आ ही रही है, अजित पवार और उनके सहयोगी अजित पवार गुट एनसीपी बनाकर जब सरकार में हिस्सेदारी करके बैठे, तो 3 दिन बाद सिंचाई घोटाले में 7 मामलों में जो कार्रवाई थी वो ठप हो गई, वो रोक दी गई। ये तो एक हकीकत है। कार्रवाई रोक दी गई मुझे कहने की बजाय, मैं तो यही कह रहा हूं कार्रवाई स्लो की जाती है। जो भी सरकार हम्म आती है, जो उनके नजदीक जाते हैं, तो वो रफ्तार, मैं वही कह रहा हूं संदीप भाई कि रफ्तार धीमी और तेज हो जाती है, रफ्तार खत्म नहीं होती। ये नहीं कह सकते कि वो गाड़ी पार्क कर दी गई है, गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। यदि एक बार कोर्ट में गया है तो कोर्ट से या तो उसे सजा होगी या वो बरी होगा। लेकिन अभी तक जितने भी मामले हैं उसमें कोई बरी नहीं हुआ है, उसकी रफ्तार धीमी की गई है। और धीमी इसलिए की गई है क्योंकि नहीं वो नहीं, सरकार के नजदीक हाँ, है, और जिस दिन नहीं वो नहीं, सिर्फ सरकार के रफ्तार नजदीक धीमी आएगी तो नहीं, मैं करनी मैं ही थोड़ा चाहिए। सा और थोड़ा और समझना चाहूंगा दिबांग। रफ्तार धीमी करना नहीं, अरे भाई, अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सीधे जेल में डाल दिए जाते हैं, तो बाकी भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आते हैं, तो वहां पर रफ्तार धीमी हो गई या पता ही नहीं लगा जी केस पहुंचा कहां पर है। तो यहां पर तो 2 पैमाने साफ दिखाई देते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई में जिनका इस्तेमाल हो रहा है। वही कह रहा हूँ संदीप भाई कि रफ्तार धीमी और तेज हो जाती है, रफ्तार खत्म हाँ नहीं बिल्कुल, होती। आप एक सही मिनट, कह रहे एक हैं। मिनट देखिए, राकेश भाई, चुप करो। रफ्तार हाँ, धीमी और तेज तो होती रहती है। यदि एक बार कोर्ट में गया है, रफ्तार धीमी और तेज तो होती रहती है, धीमी तेजी नहीं होती रहती है, दिशा भी होती है कि भाई एक ही तरफ हमला होना चाहिए, बाकी सब पे कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी ये जो उदय शंकर प्रसाद हैं, जिनकी ये कंपनी है, जो चेयरमैन है, कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ नौसिखिया टाइप के शराब के कारोबारी हैं। वरना आपको संदीप याद होगा, नोएडा में तो भरी हुई है उनकी प्रॉपर्टी से, पौंटी चड्डा हुआ करते थे। जो भी सरकार आती थी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलता था। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, आईटी के रेड्स होते थे और कितनी स्टोरीज इस पर छपी हैं, हमने खुद भी कवर की। वो आप जाइए तो उनके लॉकर में सिर्फ 50 रुपए, या एक बार तो सिर्फ एक गुड़िया मिल गई या नोट लिखा मिल गया कि आप देर से आए। यानी आईटी वाले उनके वहां नौकरियां किया करते थे। तो शराब के कारोबार में इस तरह का धंधा होता है, इस तरह का ये काम होता है, ये सबको मालूम है। और तरह तरह से कैसे होता है ये भी सबको मालूम है। तो ये नौसिखिया टाइप के लोग हैं उड़ीसा के जो पकड़े गए, वरना तो नहीं पकड़े जाते। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई पर आप पकड़े तो वहां गए जाइए, ना। जो ये अक्सर कांग्रेस के लिए आज तो विपक्ष कह एम्बैरेसिंग रहा है हो कि गया है भाई, पकड़े गए, कांग्रेस के लिए एम्बैरेसिंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आगे कांग्रेस का के लिए नैरेटिव भी बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जब पकड़े आप इस तरह से जाएंगे तो आपके लिए एम्बैरेसिंग जरूर होगा। अब आप बेशक कांग्रेस वाले ये कहते रहे कि भाई आईटी वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, बीजेपी वाले कहां से सारे फिगर ला रहे हैं, सब मिली भगत है। भाई पकड़े गए, तस्वीर दिखाई दी। सुखराम के बिस्तर के नीचे भी जब पैसे निकले थे तस्वीर दिखाई दी। बंगारू लक्ष्मण जब हमने देखा पैसे ले रहे थे तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर दिखाई देती है तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। लेकिन जो आप ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या अगर ये कल पार्टी बदल लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? आप देखिए महाराष्ट्र में इस समय बड़ा विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट जैसा नीति आयोग है उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन जो है, जो जहां पर नीति आयोग की तरह आप योजनाएं बनाते हैं। वहां एक बिल्डर है अजय आचार, वो जब ये मंत्री हुआ करते थे शिंदे साहब, तो उसी मंत्रालय में थे जो ये बिल्डिंगें बनाता है। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने प्रीमियम घटाया तो उसके बाद उनको बहुत लंबा फायदा हुआ। अब ऐसा व्यक्ति यानी एक बिल्डर, ये देखिए बिल्डर और शराब माफिया, ये शराब का कारोबारी,
इनके पास बहुत काला धन होता है। इस समय वो ऐसे महाराष्ट्र का जो नीति आयोग है, उसको अगर ऐसा आप मोटा समझना चाहें तो उसके वो वाइस चेयरमैन हैं, इसको लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। जब वो मंत्रालय में थे तो यही देवेंद्र फडणवीस इसी व्यक्ति पर आरोप लगाते थे कि ये वो व्यक्ति है जो उनका पैसा संभालता है, पैसे की मदद करता है, कहां से आ गया, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्यों है ये मंत्रालय में। आज वो नीति वहां के महाराष्ट्र के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं देवेंद्र फडणवीस, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, विपक्ष वाले हल्ला कर रहे हैं उस बारे में। तो एक ये तो बहुत साफ दिखाई देता है, ये तो बहुत रीसेंट उदाहरण है। इसीलिए मैंने एक फर्क और है दिबांग, नहीं वैलिड आपने एग्जांपल दिया, पर इसमें एक फर्क क्या ये भी हो जाता है, ये राजनीति ना वो काजल की कोठरी है। बचपन में हमें सिखाते थे कि काजल की कोठरी में कैसे हुई सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पहलागी है, कि दाग सबके दामन पर लगे हुए हैं, पर चोर तो वही माना जाएगा ना जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये भी एक कड़वी हकीकत है। पर अगर आप एक अवैध नागरिक हैं, अगर आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो आप जानते हैं, बाकी ज्यादातर लोगों के लिए चोर वही माना जाएगा। आप ये बताइए मुझे, जैसे अभी मैं सुन रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूं यहां पर, घर से कर रहा हूं, इसलिए ये कह रहे हैं एक सज्जन कि भाई ये सारा जो पैसा है ये लोगों को जो फ्री राशन दिया जाता है उसमें जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, देखिए आपने पिछली बार भी इसको 15 लाख करोड़ कहा था, मैं इसको 15 लाख करोड़ नहीं कहता, क्योंकि एक एक करोड़ की कीमत होती है। 14,56,226 करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में बैंक ने माफ किया उद्योगपतियों का। आप उस पर क्यों नहीं करते? कहां वो 14 लाख की रकम और कहां ये रकम? कोई रकम कम नहीं होती। मैं तो एक एक करोड़ की कीमत मान रहा हूं, 5-5 हजार रुपए तक की कीमत होती है। पर देखिए इतना पैसा अगर हम माफ कर रहे हैं बैंकों से, पिछले 9 साल में ये सरकार माफ कर रही है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? बड़े सवाल हैं। अगर आप यही कहते हैं कि नहीं हम विकास करना चाहते हैं, यही कहते हैं हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, यही कहते हैं हम कि हम ये जो रेवड़ियां जिसका विरोध कर रहे थे वो हम बांटना भी चाहते हैं, अच्छी बात है बांटिए। मैं तो रेवड़ी ये जो आज बांटी जा रही है मैं तो उसके पक्ष में हूं। कम से कम गरीब को कुछ मिल तो रहा है इसी सिस्टम में से। आगे ये चलेगा तो इसमें भी इसकी भी एक लिमिटेशन आएगी, वो बात आगे की है। लेकिन आप उस पर क्यों नहीं कुछ होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हम लोग ये करते हुए दिखाई देते? क्योंकि उसमें उस तरह से वोट नहीं होता, उस तरह से आरोप नहीं लगते, उस तरह से ये नहीं कहा जाता जैसे मीनाक्षी लेकिन कहा गई कांग्रेस में भ्रष्टाचार। नहीं आप बात पूरी कीजिए प्लीज दिबांग। जैसे मीनाक्षी लेखी ने आज क्या कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार की परंपरा जारी है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें देख रहे हैं कि इन लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अभी अब आप उसके अपने विरोधी हैं तो वो तो बताएंगे ही, उनको अपनी खामियां नहीं दिखाई देंगी। हर किसी को यही लगता है कि सामने वाले की जो कमीज है वो ज्यादा मैली है, तो उसी हिसाब से वो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ही। तो बात समझाने की भी आ बड़े जाएगी सवाल है, एक मिनट बड़े सवाल है कि अगर आप भ्रष्टाचार। एक मिनट दिबांग, अब बात जो अभी दिबांग सवाल अभी उठा रहे थे, हाँ, यहां समझाने की भी बात आ जाएगी क्या? अब अगले 5 महीने, और दिबांग जो कह रहे हैं बिल्कुल वो वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि भाई 200 करोड़ है, 400, कोई भी कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं होती है। हम यहां डिग्रीज में नहीं जा सकते हैं। ये बड़ा घोटाला है, ये काले धन का अंबार, ये पहाड़ हमें देखने को मिल रहा है। इससे बहुत से हमारे दर्शकों की आंखें पट्टी की पट्टी हैं। पर और जो भी पैसा जो छोड़ दिया जाता है, रियायत दी जाती है, या घपले होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, उनका जिक्र मात्र होता है, तो आम आदमी को भ्रष्टाचार के बारे में कौन ज्यादा गंभीर है, कौन ज्यादा ईमानदार है, अब वो समझाने की लड़ाई भी होगी क्या आने वाले 4-5 महीने में? ये मैं मुझसे पूछा आपने? अभिज्ञान से, अभिज्ञान। नहीं, बड़ा अच्छा दिमाग ने एक पॉइंट रखा, रेवेन्यू फॉरगॉन के, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है इकोनॉमिक्स का, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो पैसा माफ किया जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए, और सही जरूरी है उस पर भी देखना, लेकिन पॉइंट जो आपने रखा है ये दूरगामी भी है और ये इम्पैक्ट का पॉइंट है। क्योंकि जैसे दिबांग सही कह रहे थे, सबको तस्वीरें याद आती है, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण के पैसा लेते हुए तस्वीरें याद आई हों, चाहे सुखराम के बिस्तर के नीचे से पैसा निकलते हुए
तस्वीरें याद आई हो, चाहे किसी इत्र के व्यापारियों के यहाँ से गड्डियों गड्डियों में भरे नोट कानपुर के बगल से मिले हुए याद आए हो, तो तस्वीरें जो हैं वो जहन में जगह बनाती हैं। तो एक्सप्लेनेशन इस वक्त एज वी स्पीक टुडे, आज की हम बात कर रहे हैं, 1 महीने बाद क्या होता है मैं नहीं जानता, आज की स्थिति में यहां से राजनीतिक तौर पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की स्थिति में होगी कांग्रेस। बीजेपी से स्थिति में होगी कि वो कांग्रेस पर आरोप लगाएगी और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अपने फायदे के लिए, भले ही उसके नाक के नीचे उसके गोद में अजीत पवार बैठे हो, वो अपने लिए कोशिश करेगी कि हम जितना हो सके, हम कितने साफ सुथरे और दूसरे करप्ट है, इसको हम आरोपित नहीं। लड़ाई इस बात पर भी आपको आएगी ना अभिज्ञान, लड़ाई इस बात पर भी आएगी, आम आदमी को समझाना। दिबांग ने सही एक पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है कि ये जी आपके पैसे थे, आपके पैसों की चोरी हो रही है, पाई पाई का मैं हिसाब लूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। अब ये कि जी पैसा आपका था और ये उड़ ले गए, अब कौन उड़ा ले गया ये कौन बेहतर समझाएगा। अब इसका इम्तिहान भी होगा क्या, ये अग्नि परीक्षा भी होने वाली है क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। देखिए, वाक्य कुशलता के बावजूद नेताओं के, और वाक्य कुशलता में नरेंद्र मोदी बहुत अग्रणी हैं, इसका इम्तिहान होगा। वॉक द टॉक अंग्रेजी का फ्रेज है, और मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं अंग्रेजी के और हिंदी के दोनों के। तो ये देखिए कि जनता ने एक घटना देख ली, राइट? उस घटना को देखने का विजुअल इंपैक्ट क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद यहीं से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहीं से आपको जनता के संवाद की लकीर आगे लेकर जाना है। और जब आप लकीर आगे लेकर जाएंगे तो आपको भी अपने हिस्से की समझाइश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता संभव कि आप सिर्फ एक बड़े हिस्से का आरोप मढ़कर, आरोप गढ़कर हट जाए, क्योंकि सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है। तो जो सवाल को का जवाब आपसे मांगा जाएगा वो आपको ही देना पड़ेगा, एज इन प्राइम मिनिस्टर। और इसमें बिल्कुल शरद प्रधान, क्या इसमें सवाल ये भी आएगा कि भाई 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, इन सब आरोपों में कांग्रेस की सरकार गई थी और भ्रष्टाचार पर वार का वादा था, और भ्रष्टाचार, काला धन तो यह कहा जा रहा था 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ तक के भी आंकड़े दिए गए थे कि यह वापस आ जाएगा और 15 लाख रुपए हर भारतवासी के खाते में आ जाएंगे। वो 15 लाख रुपए नहीं आए, और जब नोटबंदी भी हुई तो 15,41,000 करोड़ के टोटल नोट थे जिनकी नोटबंदी हुई, उनमें से 15 करोड़ 31 लाख वापस आ गए थे। तो मतलब 99% वापस आ गए। तो अब उसका लेखा जोखा भी तो मांगा जाएगा कि नहीं मांगना चाहिए, कि कितना आया वो काला धन। बिल्कुल आपने सही कहा संदीप, लेकिन पॉइंट ये है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी कहां तक ये चीज जनता तक पहुंचा पाती है इफेक्टिवली। उनके पास माध्यम की भी कमी है, उनके पास जो मुझे लगता है उस एग्रेशन की भी कमी है जिसकी जरूरत है ये चीज जनता तक पहुंचाने की। क्योंकि बात सामने वही आ रही है कि क्योंकि हमारे पास एजेंसी है, हम जहां जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसे टारगेट करेंगे। सबको पता है जो भी सत्ता में रहता है कि किसके पास धन है, कहां है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जिस तरह से पैसा खुद खाते हैं, उनको सबको पता रहता है कहां से किसके हाथ धन कैसा है और कहां है। लेकिन रेड वही की जाती है जहां पे जरूरत समझी जाती है, क्योंकि कुछ खाना पूरी करना होता है। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, ये सब सरकारों का शगल है क्या? सबका है, लेकिन अब मतलब काला धन तो हकीकत है, काला धन कभी कोई लेकर नहीं आ पाया है। तो मैं 200 करोड़ गंभीर तस्वीरें हैं ये, और गंभीर सवाल हैं, लेकिन 200 करोड़ की 2 लाख करोड़ छिपा कितना है भाई? पैसा आपका मेरा पैसा है ना। यही सवाल है, और ये इसमें कमिटमेंट तब दिखता है जब कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की रेड्स होती हैं, क्योंकि हर एक क्या इस तरीके की दौलत निकलेगी। लेकिन यहाँ उद्देश्य यह है कि सिर्फ दिखाना है कि विपक्ष में चोर भरे हुए हैं, इनको टारगेट करो और पब्लिक को इंप्रेस बड़ी इजीली हो जाएगी। कोई भी अगर ये फेयरनेस हो, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, अब आंख की शर्म भी खत्म हो गई है। अब तो ये हो गया है कि बस हम हैं, जो हम कहें वही सही है। तो कार्रवाई जो हो रही है, आपका ये कहना है कि कार्रवाई तो सही है,
लेकिन एक तरफा क्यों हो, सब पर हो, आप ये कह रहे हैं। कि बिल्कुल अगर चोरी सबको मालूम है कि चोरी इस देश में इतनी ज्यादा है, प्रधानमंत्री को खुद नहीं पता है क्या? अगर उन्होंने खुद ये बात कही कि लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में है, जो आज तक वो ला नहीं पाए, जिस वादा करके, और सब इंप्रेस हुए, हम खुद इंप्रेस हुए थे इस बात से कि नहीं भाई ये आदमी तो वाकई में भ्रष्टाचार का विरोधी है और ये लाएगा, कुछ करके दिखाएगा। इस बहकावे में मैं कन्फेस करता हूं कि मैं खुद इस बहकावे में आया था 2014 में। हमने खुद वोट डाला था और आर्ग्यू करते थे कि ये शख्स जो है वाकई में ही हैज द मेटल, ही विल डेफिनेटली डू। बट जो आपने जो खुद ही दर्ज बताया कि जिस तरह नोटबंदी, हम उन चंद लोगों में रहे होंगे जिन्हें नोटबंदी की कई चैनल्स में जाके हमने तारीफ करी, हमने कहा ये वाकई में ये जोर लोग हैं जो इससे दुखी हैं। लेकिन क्या हुआ? तो इस तरह उसके बाद भी अगर लोगों की हमारी तो आंखें पट्टी मतलब खुली। कार्रवाई, समग्र कार्रवाई होनी चाहिए, होलिस्टिक कार्रवाई। राकेश भाई, पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था, आपने कहा था कि भाई 2004 से 2013-14 तक यूपीए की सरकार थी, वो कार्रवाई कर लेती। दिबांग ने भी, अभिज्ञान ने भी जिक्र किया, मैं तीसरा एक और शख्स भी लेकर आऊंगा। भाई सुखराम के बिस्तर के अंदर कितने पैसे मिले सबको मालूम था, पर सुखराम और उनके बेटे वो लगातार समर्थन करते आए, बीजेपी को समर्थन लेने में कोई गुरेज नहीं था। बंगारू लक्ष्मण की दराज में वो पैसे रखते हुए पाए गए ऑपरेशन वेस्टर्न में, तो उनकी धर्मपत्नी को राजस्थान से सांसदी का चुनाव लड़वाने में बीजेपी ने कोई गुरेज नहीं किया। और दिलीप सिंह जुदेव नोटों की गड्डी हाथ में लेकर ये कहते हुए पाए गए जब कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, उनको फिर चुनाव लड़वा दिया गया। तो यहां डबल स्टैंडर्ड्स तो सबके हैं क्या? राजनीतिक जमात दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर दिखाई देती है क्या? जी भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी जो सलाह देने की बात आई कि जनता को सलाह देना चाहिए, तो कांग्रेस ने अपने हाथ से एक बड़ा अवसर जाने दिया है। 2004 से 2014 तक उनके पास उतना ही ईमानदार चेहरा था जितना ईमानदार चेहरा 2014 से अभी तक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ईमानदार थे। आपने कहा काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में वो आदमी बेदाग था। उस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के किए हुए करप्शन के कार्य को जनता के बीच में समझाने का प्रयास क्यों नहीं कराया गया? उनका पॉलिटिकल तौर पे बाजार में क्यों नहीं उतारा गया? यदि ऐसा किया जाता तो 2014 के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती तो निश्चित तौर पे ये होता कि सिर्फ तुम्हारी शर्ट भर सफेद नहीं है, शर्ट हमारी भी सफेद है। तो ये जो बात बार बार आती है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार है और वो जब जनता को समझाते हैं तो जनता की समझ में एक तरफा इसलिए आता है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से समझाने का प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस की गलती है जिसने एक बड़ा अवसर खोया है। तो इसलिए ये समझाइश की जो बार बार बात आ रही है, तो प्रधानमंत्री समझाने में सफल है और कांग्रेस समझाने में इसलिए विफल है कि ये कभी तो भी ये हमने किसी चर्चा प्रधानमंत्री की। को राकेश भाई मेरा सवाल कुछ और था। भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड हर राजनीतिक दल में है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, किसके आरोप चस्पा होते हैं, वक्त गवाही दे देगा। पर भ्रष्टाचार को लेकर दरअसल हमारी राजनीतिक जमात, हमारे राजनीतिक दल क्या गंभीर हैं? भ्रष्टाचार को लेकर हमारे दल उतने गंभीर नहीं जितना राजनीतिक तौर पे गंभीर है। अब आप जैसे नोटबंदी की बात किए तो मैं आपको एक छोटा सा ये उदाहरण देता हूं कि नोटबंदी कब हुई? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उस समय नोटबंदी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी निहत्थे हो गए थे और निहत्थे होकर वो चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। तो हर चीज का एक क्या होता है, प्लान होता है और कब किस समय किस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये जो सत्ता में रहता है वो प्लान करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है और उसके राजनीतिक भी मायने निकलते ही हैं। और ये इस समय जो कुछ हो रहा है उसको हम राजनीतिक चश्मे से अलग नहीं देख सकते। बिल्कुल, राजनीतिक चश्मे से, टाइमिंग से भी। दिबांग, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अब ये छापेमारी का जो सिलसिला था और कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी थी कि मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, कोई कुछ कहता रहे, जब ये सवाल उठ रहे थे कि भाई विपक्ष को ही निशाना साधा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये छापेमारी की जो रफ्तार है उसमें और तेजी आते देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन कहा 3 बुराइयों से लड़ना है, उसमें भ्रष्टाचार का भी उन्होंने जिक्र किया, परिवारवाद और तुष्टीकरण दूसरी बुराइयां रहीं।
देखिए, ये मुझे लगता है, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ये बहुत ही गंदी होने वाली है, बहुत ही तीखी होने वाली है। आप ये देखिए कि विपक्ष में भी, अगर आपको याद हो तो हाल में जो दशहरा की रैली होती है, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर, सीधे वो एक तरीके से आरोप लग रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो पीएम फंड में पैसा आता है वो किसका पैसा है, कहाँ आता है, क्या उसका इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि अडानी अडानी, और उसको पीएम प्रधानमंत्री से वो जोड़ रहे हैं, एक तरीके से वो भ्रष्टाचार का इशारा करना चाहते हैं। तो ये आरोप पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनकी इतनी साफ छवि है, ये सीधे आरोप उन पर भी लग रहे हैं। तो ये बहुत एक गंभीर लड़ाई होने वाली है। लेकिन इसमें बात एक है संदीप, ये देखने वाली बात है कि जितनी सफाई से, जितनी मजबूती से, जितने जोरदार तरीके से और जितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को कहते हैं, ये विपक्ष वाले उस चीज़ में सक्षम हैं ही नहीं। वो उनके सामने एक तरीके से मिमियाते से नजर आते हैं। आप अगर सक्षम विपक्ष बनना चाहते हैं, ऐसा विपक्ष बनना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प हो, तो आपको कम से कम भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको क्या कहना है वो आपके दिमाग में साफ होना चाहिए, मैसेज साफ होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको कहने का तरीका होना चाहिए। आज टेलीविजन का दौर है। देखिए, शुरुआत में लोगों को इतना मालूम टेलीविजन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो लोग समझते हैं उसको। आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसको आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप ये देखिए, स्वेरिंग हुई थी रेवंत रेड्डी की, किस तरह से टीवी ने उसको कवर किया, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के नेताओं की, मतलब सबकी बैक दिखाई दे रही थी जब वहां पर सोनिया गांधी स्टेज पर आई। आपको पकड़ नहीं है, आपको समझ नहीं है टेलीविजन की, आपको माध्यम की पकड़ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास कितना ही बड़ा हथियार हो, अगर आपकी डिलीवरी की मशीन नहीं है, वो हथियार आपके पास ही रखा रहेगा। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत तीखी लड़ाई होने वाली है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरियां इसमें साफ दिखाई देती हैं। तो भ्रष्टाचार पर ये फुल ऑन लड़ाई होने वाली है, हथियार औजार की तरह ये इस्तेमाल होगा। कौन अपनी बात बेहतर समझा पाएगा? करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। दो तरीके से पी काइडन ने कभी परिभाषित किया था। करप्शन अनफॉर्चुनेटली इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन अपने आप को, अपनी कमीज को बेहतर, ज्यादा साफ, कम दाग वाली कौन बता पाएगा? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।